आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी रेत महल। दरअसल शुरुआत ही कुछ गलत हो गई थी। मुश्किल तो यह थी कि आलोक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई है। संसार के लाखों लोगों की तरह उसने भी प्रथम मिलन यामिनी की अधीरता से प्रतीक्षा की थी। ढेरों सपने संजोए थे। उन्हीं सपनों में ऊब डूब होता हुआ वह कमरे में आया था। कमरे में मीरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, पर उसके चेहरे पर आवेग, उत्कंठा या अधीरता का लवलेश भी नहीं था। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह मजबूरन उस कमरे में बैठी हो। अपनी नव परिणीता पत्नी के चेहरे से टपकती बेजारी को उसने लज्जा का ही आवरण मानकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद उसने अलमारी खोलकर वह पैकिंग निकाली जिसे उसने बड़े यत्न से सबकी नज़रों से छिपाकर रखा था। दोस्तों की खास हिदायत थी कि इसे पहली रात को अकेले में खोलना, सिर्फ बीवी के सामने। इसीलिए उस पैकिंग को खोलते हुए उसकी उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जैसे ही आखिरी आवरण हटा, उसकी आंखें संकोच से एक बारगी झुक गईं। वह एक खूबसूरत टेबल लैंप था जिसे एक प्रणयी युग्म ने अपनी बाहों में थाम रखा था। कांच से ढला उनका शरीर सौष्ठव देखते ही बनता था और उनकी प्रणय भंगिमा इतनी उत्तेजक थी कि उसने चोर नज़रों से पत्नी की ओर देखा। वह निरपेक्ष भाव से मेज़पोश की कढ़ाई का मुआयना कर रही थी। उसे थोड़ी निराशा हुई, पर अगले ही पल अपनी निराशा झटकते उसने लैंप को प्लग में फिट कर दिया और कहा, यार लोगों ने देखो क्या तोहफा दिया है। कल दूसरे प्रेजेंट्स के साथ सबके सामने खुलता तो क्या होता। उन लोगों ने तो देते समय ही जता दिया था। मीरा ने तटस्थ भाव से कहा। हाँ, किस कदर शैतानी पर उतर आए थे सबके सब। कुछ जोक्स तो वाकई नॉनवेज किस्म के थे। उसे खुद संकोच हो आया था। कनखियों से उसने नववधू को देखा था, पर वह न तो मुस्कराई थी न शर्माई थी। उसके दोस्तों ने टिप्पणी भी की थी, प्रोफेसरनी तो एकदम ड्राई लगती है यार, उसे ट्रेंड करने में ही तेरी आधी ज़िंदगी बीत जाएगी। उसे तब दोस्तों की बात अच्छी नहीं लगी थी। लगा कि वे लोग ज़रा ज़्यादा ही खुल गए थे। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इस स्तर का मजाक अच्छा लगे। फिर मीरा तो वैसे भी साहित्य में पीएचडी है, उसका गंभीर होना स्वाभाविक है। पर अब यहाँ कमरे के इस एकांत में बैठी उस तटस्थ महिला को देखकर लग रहा था कि शायद वे लोग ठीक कह रहे थे, वरना यह भी कोई बात हुई कि आज भी गंभीरता ओढ़े बैठी रहे, भावनाओं का कोई ज्वार उसे आंदोलित न करे। कमरे में एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए और कुछ माहौल बनाने के लिए आलोक ने कहा, तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें कोई चुलबुला तोहफा नहीं दिया? मेरी सहेलियां फुर्सत में थोड़े ही हैं, अपने बाल बच्चों को लेकर कब से ससुराल में रच बस गई हैं। मेरा मतलब तुम्हारे स्टाफ से था। नौकरी में तो कलीग्स ही यार दोस्त बन जाते हैं। मैंने अपने स्टाफ को इनवाइट ही नहीं किया। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ, गुंजाइश ही कहाँ थी। दोनों बहनों के ससुराल वालों से और भाभी के पीहर वालों से ही घर भर गया था। ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी बारात थी। मेरा स्टाफ उस भीड़ में कहाँ खड़ा होता, कौन उनकी आवभगत करता। यह चोट अप्रत्याशित थी। आलोक तिलमिला उठा। उसका मन हुआ अभी पापा के सामने जाकर खड़ा हो जाए और कहे, आपने तो अपनी जिद पूरी कर ली, अब आइए और अपनी बहू रानी के मुखारविंद से झरते वचनों को बटोर लीजिए। आलोक का शुरू से आग्रह था कि विवाह समारोह बहुत सादा हो। कन्या पक्ष के यहाँ से गिने चुने लोग ही आए, बाकी लोगों के लिए छोटा मोटा रिसेप्शन दे दिया जाए। पर पापा नहीं माने। बोले, जिसे देखो वही शाही सरंजाम कर रहा है, उससे ज़रा भी 19 करेंगे तो खर्च भी होगा और भद भी पिटेगी। लड़की की शादी में तो खैर मजबूरी होती है। मंजू की शादी में झक मार कर सब नाटक करना पड़ा था। कल को अंजू की शादी होगी तब भी करना पड़ेगा। इस समय तो अपने पास चॉइस है। वह चुप हो गया था। और किसी की शादी होती तो वह जिद पर अड़ जाता,
पर अपनी ही शादी में हंगामा करना उसे अच्छा नहीं लगा। फिर मम्मी पापा इस बात पर राज़ी हो गए थे कि बारात का आकार बहुत छोटा होगा, फालतू भीड़ नहीं होगी। पर ऐसा होता कहाँ है। पापा के दोस्त, मम्मी के कलीग्स, मंजू के स्कूल कॉलेज के दोस्त और दफ्तर वाले, इनके अलावा नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबको वहीं तो पहुंचना था। लोकल शादी में यही तो होता है, फैलाव इतना हो जाता है कि समेटे नहीं सिमटता। मीरा ने सच ही कहा था, बारात सचमुच बहुत लंबी चौड़ी थी। वह खुद इस बात पर शर्मिंदा था। उसके सारे आदर्श धरे रह गए थे, लेकिन यह बात आज भी कह देना क्या इतना ज़रूरी था। ससुराल और पीहर के इन शाश्वत झगड़ों के लिए क्या आज का ही मुहूर्त रह गया था। आलोक सारी रात किसी रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाए रहा। मीरा के मुंह से निकला हुआ कड़वा सच उसे बुरी तरह आहत कर गया था। पर यह गनीमत थी कि मीरा ने केवल आंशिक सच ही बोला था। अगर वह पूरा सच उगल देती तो आलोक शायद कमरे में भी न ठहर पाता। मीरा ने अपने कॉलेज से किसी को भी शायद इसलिए आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि उसे इस रिश्ते पर बेहद शर्म आ रही थी। इस संबंध के लिए उसने मजबूरी में हाँ की थी। परिवार वालों पर अपना आक्रोश जताने का एक ही तरीका उसके पास था कि अपने हिस्से के सारे कार्ड्स उसने माँ और भाभी के सामने फाड़कर चूल्हे में झोंक दिए थे। उसके लिए घर वर ढूंढने का पवित्र कर्तव्य भैया भाभी बड़ी तत्परता से निभाते थे। हर 4-6 महीने बाद एक नामाकूल सा रिश्ता लेकर उपस्थित हो जाते थे। फिर खूब चकचक होती, बहसबाजी होती और दोनों मुंह फुलाकर चले जाते। अगले 6 महीने तक इधर का रुख न करते। फिर किसी दिन अलग गृहस्थी बसा लेने का अपराध बोध उन्हें कचोटने लगता और वे वर संशोधन में जुट जाते। यदि इस बार मीरा ने हाँ न की होती तो यह क्रम शायद सदियों तक चलता रहता। 4 महीने की लंबी चुप्पी के बाद इस दिन भैया भाभी अवतीर्ण हुए थे। हमेशा की तरह उनके हाथ में एक बहुत अच्छा प्रपोजल था और वे प्रशंसा में गदगद हुए जा रहे थे। लड़का बीकॉम LLB है, सेक्रेटरीट में UDC है, 1-2 साल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएगा। तरक्की करता चले तो एक दिन अंडर सेक्रेटरी भी बन सकता है। पिता पंचायत विभाग में थे, अब पेंशन ले रहे हैं। माँ टीचर हैं, क्वार्टर माँ के नाम है। उनके रिटायर होने पर लड़के के नाम हो जाएगा। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरी के पैर में थोड़ा ऐब है, शादी नहीं हो पा रही है। इसी की आस में लड़का इतने दिन तक कुंवारा बैठा रहा। वैसे वह लड़की भी किसी कंप्यूटर सेंटर में काम कर रही है। अम्मा तो वर्णन सुनकर जैसे निहाल हो गई। उनकी प्रसन्नता देखकर ही मीरा के तन बदन में आग लग गई। बोली, अम्मा तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे किसी चपरासी से भी ब्याह दोगी। तो तुझे ब्याहने अब कौन सा राजकुमार आएगा, मैं भी तो सुनूं। अम्मा, राजकुमार मुफ्त में नहीं मिलते, उनके लिए बोरी भर रुपए खर्च करने होते हैं जो मेरे पास नहीं है। और राजकुमार ऐसों वैसों को भी नहीं ब्याहते, उन्हें तो परी चाहिए, परी। भैया की बात को वह जैसे तैसे जब्त कर गई थी, पर भाभी की बात शूल जैसी गड़ गई। तिलमिलाकर बोली, भाभी परी नहीं हूँ मैं, पर इतनी बदसूरत भी नहीं कि ढंग का लड़का न मिले। तुम्हारी तरह समय से शादी हो जाती तो मैं भी अपना रंग रूप सहेज कर रखती, पर मेरा सब कुछ तो अम्मा की गृहस्थी ने सोख लिया है। मेरी आधी उम्र तो इसी गोरख धंधे में निकल गई है। कोई ऐसी 50 की नहीं हो गई हो जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो। 50 की हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर हर साल 6 महीने बाद इस तरह का टटपूंजिया रिश्ता लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ओह, आई से स्टॉप इट। भैया जोर से दहाड़े, क्या कंजरों की तरह लड़ रही हो। और बिट्टू, एक बात साफ सुन लो, 4 लोग टोकते हैं इसलिए यहाँ चला आता हूँ, वरना मुझे अपमानित होने का कोई शौक़ नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो आगे से इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। मीरा ने कोहनी तक दोनों हाथ जोड़ लिए। भैया तुनक कर बाहर जा खड़े हुए। मीरा ने आंचल फैलाकर अम्मा के पैर छू लिए। क्या करें अम्मा जी, हमारा तो बहुत मन करता है, पर किसी को हमारा यहाँ आना सुहाता ही नहीं, तो क्या करें। अम्मा बिसूरती हुई भाभी को असीसती रहीं।
मीरा से यह नाटक और नहीं झेला गया। वह अपने कमरे में चली गई। वहाँ खड़ी रहती तो शायद भाभी का मुंह नोच लेती। पूरी जादूगरनी है। आते ही भैया पर ऐसा जादू किया कि 3 महीने के भीतर अलग गृहस्थी बसा ली। उन तीनों अम्मा इसलिए भैया की शादी से कतराती थी। शायद जानती थी कि ऐसा ही होगा, पर नाते रिश्तेदारों ने तो कोसना शुरू किया कि क्या लड़के को बूढ़ा कर दोगी। बाद में तो भैया खुद इधर उधर कहते सुने गए कि मेरा जन्म तो बाप की गृहस्थी पार लगाने के लिए ही हुआ है। उन दिनों मीरा बीए के दूसरे वर्ष में थी। उसी ने पहल की और आग्रह किया कि मैं तो एमए करके ही शादी करूंगी, तब तक भैया को क्यों रोका रखा जाए। भाभी के पिता भी तब कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। बहन जी चिंता क्यों करती हैं, दोनों मिलकर कमाएंगे तो आपका घर भर देंगे। अच्छा घर भरने आई थी उनकी बेटी, यहाँ का भी सब ढोकर ले गई। मीरा का भगवान ही जानता है कि उसने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की है। नौकरी के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं। आज भैया बोरी भर रुपयों की बात करते हैं। पिछले 10-12 सालों में वह कितना रुपया कमा चुकी है, पर अम्मा की गृहस्थी और अम्मा की दुनियादारी निभाने में सब खर्च हो गए। बड़ी बहनों को तो भैया से कभी एक धेले के भी आस नहीं रही। 30 त्योहार सब मीरा ही निपटाती रही है। स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ से मीरा ने जाना कि भैया भाभी चले गए हैं। भीतर आते ही अम्मा ने उसे आड़े हाथों लिया। बेचारा कहाँ कहाँ से रिश्ते ढूंढ कर लाता है। तू ऐसी नाशुक्री है कि कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। तेरे मन में क्या है आखिर पता तो चले। तू कब तक मेरी छाती पर मुंह दलती रहेगी। तेरी वजह से यहाँ पड़ी हूँ। तू एक बार दफ़ा हो जाए तो बेटे के घर बैठकर आराम से पोते पोती खिलाऊंगी। पता नहीं मेरी तकदीर में वह दिन लिखा भी है या नहीं। ज़्यादा ऊंचे सपने मत देख अम्मा। तुम क्या सोचती हो वे लोग तुम्हें सर आंखों पर बिठा लेंगे, तुम्हारी रोज़ आरती उतारेंगे, तुम्हारे पैर धो धो कर पिएंगे। इस धोखे में मत रहना अम्मा। 2 ही दिनों में उनके तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी हो जाएगा। तो तू कौन सा मुझे निहाल किए दे रही है। मीरा अवाक होकर देखती रह गई। स्थितियाँ उसकी सहन शक्ति के बाहर न हो गई होती तो शायद मीरा अब भी शादी के लिए हाँ न करती, पर और अधिक अवमानना सहना उसके लिए कठिन हो गया था। वह इस घर में आई थी अपनों से तिरस्कृत होकर, आहत और अपमानित होकर, पर यहाँ वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। प्यार के आवेग से उसे सराबोर कर दिया। दोनों नंदें उसके आगे पीछे डोलती रहती। मंजू की दोनों लड़कियां उसका पल्लू थामे रहती। सास हरदम उसकी इच्छा का मुंह जोहती रहती। पापा जी दूर से ही लाड जताते। कभी कोई मिठाई लाते, कभी कोई मैगजीन ले आते। एक दिन तो वे बच्चों के लिए पिक्चर के टिकट ही खरीद कर ले आए। सास ने तो उस दिन उलाहना भी दिया था। बहुरानी के लिए अपनी ओर से पिक्चर का प्रोग्राम बन रहा है। मेरी लड़कियों ने तो जब भी सिनेमा के लिए पैसे मांगे हैं डांट ही मिली है। अम्मा होती तो इस बात पर महाभारत हो जाता, पर उसने देखा सास के उलाहने में कोई कड़वाहट नहीं थी। वह हंस रही थी जैसे यह कोई मजाक हो, और अंजू मंजू भी इस मजाक का पूरा लुत्फ उठा रही थी। वह जैसे पूरे घर की चेतना का केंद्र बनी हुई थी, और आलोक वह तो उसके आगे पीछे बिछा सा जा रहा था। इतने प्यार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, न ही उसे इसकी आदत थी। तीसरी कन्या के रूप में जन्म लेने का अपराध किया था उसने, इसलिए घर में सदा अनादर ही मिला। फिर उसके जन्म के 2-3 साल बाद ही बाबूजी को कंपलसरी रिटायरमेंट का दंड भुगतना पड़ा। इस दुर्घटना के लिए भी उसे ही दोषी ठहराया गया। ये 2-3 साल बड़े कसाले में बीते। तब माँ का रोष रह रहकर उस पर ही उतरता था। भैया की नौकरी के बाद हालत कुछ सुधरी तो बाबूजी चल बसे। फिर दोनों लड़कियों की शादी की चिंता ने अम्मा को जर्जर कर दिया। दोनों बड़ी बहनों की शादी के बाद अम्मा का आक्रोश झेलने के लिए घर में वही रह गई थी। तब एक क्षीण आशा थी कि भैया की शादी के बाद वातावरण में कुछ बदलाव आएगा, पर बहू का सुख माँ 3 महीने भी नहीं भोग पाई और भैया अलग हो गए। इस घटना ने माँ और बेटी दोनों को कड़वाहट से भर दिया। दिन भर ठनी रहती। 24 घंटे वह घर और बाहर खट रही थी,
पर प्यार के 2 बोल उसके लिए दुर्लभ थे। यहाँ तो अनायास इतना सारा प्यार उसकी झोली में आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे। प्यार करना शायद इन लोगों की फितरत में ही था। घर से बाहर भी उनके संबंधों का फैलाव दूर दूर तक था। रोज ही निमंत्रण आते, सुबह शाम किसी न किसी के यहाँ जाना होता था। दोनों नंदे मनोयोग से उसे सजाती संवारती। कभी मंजू अपनी साड़ी पहनने के लिए कहती तो कभी अंजू अपना अमेरिकन डायमंड का सेट उसे पहना देती। किसी ज़माने में उसे भी अपनी भाभी को सजाने का चाव था, पर उन्होंने कभी लिफ्ट ही नहीं दी। वह घाव मन में अब भी कसकता था, इसीलिए अपनी नंदों को उसने कभी मना नहीं किया, पर उन लोगों के साथ वह कभी सहज नहीं हो पाई। और जब कहीं से लौटने के बाद सास उन दोनों की नज़र उतारती तो उसे और भी अटपटा लगता। नज़र लगने लायक तो उसका चेहरा कभी भी नहीं था। शायद ये उनकी ममता का ही अक्स था जो उसे सुंदर बना देता था। जब भी वह तैयार होती आलोक निर्निमेष उसे देखता रहता। उसकी अपलक चितवन उसे विचलित कर जाती। जब कहीं से लौटकर वह निढाल होकर पड़ जाती तो वह पास बैठकर उसके गाल सहलाता, बालों पर हाथ फेरता, बार बार पूछता, थक गई ना? एक दिन उसने कह ही डाला, मैं थकती नहीं हूँ जी, दरअसल बोर हो जाती हूँ। आई नो, इतने सारे अजनबियों को झेलना बहुत कठिन होता है, मैं जानता हूँ, पर थोड़े ही दिनों की बात है, फिर ये लोग अजनबी नहीं रह जाएंगे। ये लोग हमारे बहुत अपने हैं, इसीलिए तो मना करते नहीं बनता। मुझे तो लग रहा है कि मेरी छुट्टियाँ बर्बाद हो रही हैं। सिर्फ यहाँ वहाँ खाना खाने के लिए घर बैठने की क्या ज़रूरत थी? कहीं जाना चाहती हो? यस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। बहुत मुश्किल में डाल दिया था मीरा ने। आलोक को तो मम्मी पापा से बात करते संकोच हो रहा था। शादी में कोई ख़ास हंगामा नहीं किया गया था और फिर भी उसका और पापा का दोनों के खाते खाली हो गए थे। इसीलिए छुट्टी लेकर वह चुपचाप घर में बैठ गया। पर जब मीरा ने खुद इच्छा जाहिर की तो अंजू ने बड़ी समझदारी से समस्या को हल किया था। बोली, पापा मेरी एफडी तोड़ दीजिए। कोई आज ही मेरी शादी नहीं हो रही है, जिस दिन होगी देखा जाएगा। उस दिन क्या दादा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? 10,000 रुपये लेकर आलोक मीरा को बम्बई घुमाने ले गया। उसे आशा थी कि घर से दूर जाकर मीरा के मन में प्रसुप्त प्रणय भावनाएं जाग उठेंगी, पर उसे तो निराशा ही हुई। मीरा तो घर से दूर इसलिए आई थी कि इतने लोगों के निरंतर संग साथ से उसे घबराहट होने लगी थी, उसका दम घुटने लगा था। बम्बई से लौटते हुए आलोक का मन चाहे भारी रहा हो, पर वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। वहाँ से वह खाली हाथ भी नहीं आई। मम्मी पापा, अंजू मंजू, रिंकी पिंकी सबके लिए उपहार लाई थी। सास तो एकदम धन्य हो गई। 10,000 खर्च हो गए, कोई बात नहीं, बहू में कुछ चेतना तो जागी, नहीं तो अब तक तो सारा वन वे ट्रैफिक ही चल रहा था। आलोक ने यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने दी कि उपहारों की पेशकश उसी ने की थी। माँ की आंखों से छलकती खुशी को देखकर उसे लगा कि उसका श्रम सार्थक हुआ। ज्यों-ज्यों दिन आगे सरकते जा रहे थे, मीरा का मन संशय में ऊब डूब होने लगा। पिछले दिनों वह अपने परिवेश से एकदम कट गई थी। 1 महीने के अज्ञातवास के बाद कॉलेज जाकर सबका सामना करने में उसे घबराहट महसूस हो रही थी। वह चाहती तो छुट्टी बढ़ा सकती थी। वर्षों बाद उसे इतने इत्मीनान की ज़िंदगी जीने का मौका मिला था। न कॉलेज की हाय तौबा, न घर की आपाधापी, न प्रिंसिपल की धौंस डपट, न अम्मा की चकचक। इस आराम की, सुकून की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर इस आराम से भी वह धीरे धीरे ऊबने लगी थी। घर की 4 दीवारी में बंद रहने की आदत कब से छूट गई थी। जिस दिन ज्वाइन करना था, पापा जी सुबह सुबह बाजार जाकर 2 किलो मिठाई ले आए। बोले, शादी के बाद पहली बार जा रही हो, खाली हाथ मत जाना। मम्मी जी ने उसके लिए स्पेशल टिफ़िन बनाया, अपनी 2 चीज़ें पहनने के लिए दी। अंजू ने उसके लिए दरवाजे पर लगी चमेली का गजरा गूंथ दिया। आलोक ने सुबह मुंह अंधेरे उठकर उसकी टीवीएस चमका दी थी। सबने मिलकर उस दिन को एक उत्सव का रूप दे दिया था।
इतना हंगामा तो उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन उसने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी। इस हंगामे से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, उसकी घबराहट काफ़ी हद तक कम हो गई। जब वह चलने लगी तो आलोक ने हौले से पूछ लिया, अकेले चली जाओगी ना? नौकरी को कितने साल हो गए जानते हैं? आलोक बुरी तरह झेंप गया। बाद में रास्ते पर आने के बाद एहसास हुआ कि अकेले चलने की आदत सचमुच छूट सी गई है। पिछले दिनों जब भी घर से निकली, साए की तरह कोई न कोई साथ रहा। और तो और अपनी टीवीएस की सवारी भी वो शायद 1 महीने के अंतराल के बाद कर रही है। कॉलेज में पांव रखते ही सब ने उसे आड़े हाथों लिया। बधाई तो बाद में दी, पहले खूब लानत मलानत की। मिठाई का पूरा डिब्बा चट करने के बाद जोरदार पार्टी वसूल की। सबके सब आलोक को देखने के लिए उत्सुक थे। यह तो अच्छा हुआ जो आलोक ने मिठाई के डिब्बे के साथ चुपके से एल्बम भी उसके बैग में रख दिया था। उसकी शादी में किसी को इतनी उत्सुकता होगी या तो उसको लगा ही नहीं था। लोग बाग बड़ी अधीरता से पन्ने पलट रहे थे। रेणुका बोली, व्हाट अ हैंडसम बॉय, शायद इसीलिए तूने हमें शादी में नहीं बुलाया, सोचा होगा हमारी नज़र लग जाएगी। क्यों? क्या आलोक सचमुच हैंडसम है? उसने तो इस दृष्टि से कभी सोचा भी नहीं। उसे खुद अपनी भी तो खबर कहाँ है। सबके सब उसकी निखरी निखरी रंगत और भरे भरे चेहरे की प्रशंसा कर रहे थे और उसे आश्चर्य हो रहा था। जब शोर शराबा खत्म हो गया तो समीना ने अकेले में धीरे से पूछा, तूने इतनी चुपचाप से शादी की कि हम लोग सोच बैठे थे कोई ऐसी वैसी बात होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जाति बिरादरी का लड़का है, घर वालों ने धूमधाम से शादी की है, फिर क्या परेशानी थी? किसी को बुलाया क्यों नहीं? सच कहूँ समीना, इस शादी में मेरा ज़रा भी मन नहीं था। बस अम्मा के लिए हाँ कर दी थी समझो। मुझे तो ज़रा भी मज़ा नहीं आया। तुझे कितना मज़ा आया यह तो तेरे चेहरे की रंगत ही बता रही है। समीना ने चुटकी ली तो मीरा बुरी तरह झेंप गई। मीरा? इस बार समीना का स्वर गंभीर था। इस उम्र में शादी हो जाए यही गनीमत है। मुझे देखो, रेणुका को देखो, कब से दिया जलाकर रह गुजर में बैठे हैं, पर इस राह से कोई गुजरता ही नहीं। पहली बार मीरा को लगा कि उसकी शादी कोई इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं है। कम से कम रेणुका और समीना की दृष्टि से तो यह एक अच्छी घटना ही है। बेचारी रेणुका, 5 भाई हैं पर किसी के पास फुर्सत नहीं है। 2 तो विदेश में ही जाकर बस गए हैं। समीना के यहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं है। एक अम्मी भर हैं, वो निहायत पुराने ख्यालों की पर्दानशीन है। हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ यही तो परेशानी है, अपने खोल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अपने आप कुछ तय कर लें उसके लिए भी गट्स चाहिए। संस्कार तो घुट्टी में ऐसे मिले हैं कि घर लौटने में ज़रा देर हो जाए तो मन अपराध बोध से भर उठता है। शादी तय करना तो बहुत बड़ी बात है। मीरा के भैया ने कम से कम एक उपकार तो किया, कैसा भी सही उसके लिए एक लड़का तो ढूंढ दिया। पर खुशी का यह एहसास चंद घंटे भी तो साथ न दे सका। घर लौटते ही उसका मन अवसाद से भर गया। कॉलेज में सबने कहा था इस पार्टी से काम नहीं चलेगा, घर पर जोरदार दावत देनी होगी। सबको, यहाँ तक कि छात्राओं को भी आलोक से मिलने की उत्सुकता थी। क्या कहकर मिलवाएगी सबसे, और इस दड़बे में किसी को कैसे बुलाएगी? कैसे कैसे सपने संजोए थे उसने, पर सब इस जी टाइप दड़बे में आकर दफन हो गए। अगर किसी बाबू की ही बीवी बनना था तो इतने दिन तक प्रतीक्षा करने की क्या ज़रूरत थी? अपने भाग्य का मातम मनाते हुए हफ्ता गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। उस दिन दफ्तर जाते हुए आलोक ने कहा, सुनो, आज अपनी सैलरी लेकर आओ तो पापा के हाथ में दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। ओह, तो आज 1 तारीख है, उसे तो याद ही नहीं रहा था, पर उन लोगों को खूब याद रहा। 1 तारीख यानी वेतन, उसका वेतन जो शायद आलोक के वेतन से ज़्यादा है। निश्चय ही सबकी नज़र उस पर होगी, वही तो खास आकर्षण है। उसी के लिए तो मीरा को फूल पान की तरह सहेजा जा रहा है। इस वेतन के सहारे इन लोगों ने बड़े बड़े सपने बुन रखे होंगे। क्या पता
एक आध फ्लैट बुक कर लिया हो। उसे चुप देखकर आलोक ने कहा, वैसे तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने तो इस घर की परंपरा की बात की थी। मैं, अंजू, मम्मी सब लोग अपना वेतन लाकर पापा के ही हाथ में देते हैं। अगर घर की यही परंपरा है तो मैं भी दे दूंगी। पर एक बात पहले बता दूं। कौन सी? आप लोग मुझसे किसी बड़े बैंक बैलेंस की आशा न रखें। बैंक बैलेंस की बात कौन कर रहा है? तो फिर बता देना मेरा फ़र्ज़ है। एक तो यह कि कॉलेज की नौकरी बहुत पुरानी नहीं है। इससे पहले तो प्राइवेट स्कूलों में ही करती थी। दूसरे, जब से भैया अलग हुए हैं घर का खर्च मैं ही चला रही थी। रोज़मर्रा के खर्च के अलावा अम्मा की हारी बीमारी और दुनियादारी सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता था। खैर, इन बातों का। एक बात और, शादी के लिए मुझे लोन लेना पड़ा है। वेतन का काफ़ी बड़ा हिस्सा किश्तों में कटता रहेगा। अच्छा हो आप पापा को पहले से ही बता दें। मीरा को लगा पल भर के लिए आलोक के चेहरे का रंग बदल गया है। शायद ये उसका भ्रम ही रहा हो, पर इसके बाद इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। पर शायद आलोक ने अपनी माँ को यह सब बता दिया था, क्योंकि शाम को वेतन का लिफाफा देते हुए उसने जो ही कुछ कहना चाहा सास ने रोक दिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, बाप का साया सर पर न हो तो यह सब करना ही पड़ता है। अब तुम अपने घर आ गई हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो सब कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया, पर रात को एक अनहोनी हो गई। खाना खाने के बाद पापा जी ने 100-100 के 5 नोट उसे पकड़ाते हुए कहा, बेटा यह तुम्हारे हाथ खर्च के लिए। अंजू एकदम चिहुक उठी, पापा ये पार्शलिटी है, आपने हमें तो कभी इतनी पॉकेट मनी नहीं दी। बेटे तुम तो घर की लड़की हो। पापा जी बोले, ज़रूरत हो तो मुंह खोलकर मांग सकती हो, पर वह पराई लड़की तो ऐसा नहीं कर सकती ना। पापा अब पराई कहाँ रही, अब तो इस घर की हो गई हैं, आलोक ने कहा। और यह कहते उसकी नज़र बराबर मीरा पर थी। शायद मीरा से भी ऐसा ही कुछ कहलवाना चाहता था। मीरा चुप ही बनी रहती तब भी गनीमत थी, पर उसने वे पैसे ससुर के आगे रखते हुए कहा, पापा जी अभी आप इन्हें रखे रहिए, चाहेंगे तो बाद में मांग लूँगी। अभी तो अपनी ज़रूरत भर के लायक मैंने निकाल लिए थे। बात कहने के तुरंत बाद ही उसने अनुभव किया कि महफिल का रंग उखड़ गया है। ससुर के चेहरे पर आहत अभिमान की छाया स्पष्ट थी। अंजू और मम्मी दबे पांव वहाँ से चली गई थी और आलोक वह तो कमरे में जाते ही बरस पड़ा था। इतनी सत्यवादी बनने की क्या ज़रूरत थी? पापा क्या तुमसे हिसाब मांग रहे थे? अपनी समझ से मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सच ही बोला है। सच बोलते समय दूसरों का अपमान करना ज़रूरी है? देखो मैंने जानबूझकर किसी का अपमान नहीं किया। सच तो यह है कि मुझे इस तरह की परंपराओं की आदत नहीं है। सुबह मुझे जब इस परंपरा के बारे में बताया था तो इसके बारे में भी बता देते, तब किसी का मान भंग नहीं होता। शादी के बाद खुल्लम खुल्ला यह पहली झड़प थी। दोनों 8 दिनों तक एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे रहे। घर के और लोग भी 2 दिन तक उससे कटे कटे रहे, पर वह अपने रोष में ऐसी डूबी रही कि उसे पता ही न चला। 5-6 दिन बाद घर के बाकी लोग तो सामान्य हो गए थे, पर मीरा का मूड उखड़ा का उखड़ा ही रहा। तब सास ने अपने ढंग से योजना बनाई। शादी के बाद केवल एक बार 3-4 दिन के लिए पीहर गई थी। सास ने सोचा हो सकता है अपनों के बीच जाकर उसका मन बहल जाए, इसलिए उसने आलोक के साथ ठेल ठाल कर उसे माँ के पास भेज दिया। अगर संभव होता तो मीरा इस सदाशयता को साफ नकार देती, पर उसे संकोच हुआ। उन अजनबी लोगों से वो कैसे कह सकती थी कि वह घर तो उसका पीहर हो सकता था अब, लेकिन नाम शेष हो चुका है। भैया को पता नहीं क्या जल्दी थी कि मीरा की शादी के 15 दिन बाद ही अम्मा को सामान समेत उठा ले गए। मीरा तो भैया के घर से कभी भी लगाव नहीं बढ़ा पाई, बल्कि चिढ़ ही रही उसे। पर एक बार भोजन का निमंत्रण आया था तो मजबूरी में जाना पड़ा। अम्मा बहुत खुश नज़र आ रही थी। उस समय तो उनकी खूब आवभगत हो रही थी, पर मीरा जानती थी यह 4 दिन की चांदनी है,
6 महीने बीतते न बीतते भाभी अपनी वाली पर उतर आएंगी और तब मीरा चाहकर भी कुछ न कर पाएगी। अम्मा की गृहस्थी पर तो भाभी का कानूनी हक था, पर मीरा का सामान भी भाभी ने अपने कब्जे में कर लिया था। सबका सब उठा लाने की बेशर्मी तो वह नहीं कर सकती थी, पर इस बार गई तो अपनी खास खास चीज़ें जैसे पुस्तकें, कैसेट्स, गरम कपड़े, कुछ शो पीसेस उठा लाई। 2 in 1 भैया ने खुद उठाकर दे दिया। सारा सामान पलंग पर पटक कर वह असमंजस में पड़ गई। इन सबको रखूंगी कहाँ? वैसे तुम यह दूसरा सामान यहाँ से उठवा लो तो अब भी काफ़ी स्पेस निकल आएगी। आलोक ठीक कह रहे थे। कमरे में एक लकड़ी का बड़ा रैक था, उसमें दुनिया भर के पैकिंग्स पड़े हुए थे। मीरा ने उन्हें खोल कर देखने का कष्ट भी नहीं किया था। खोला तो उसमें से किचन की ज़रूरत का सारा सामान निकल आया। मालमा वेयर का डिनर सेट था, पर्ल पेट के कंटेनर्स थे, बोन चाइना का टी सेट था, सशल्स थे, नॉन स्टिक तवा, हॉट केस था, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल्स थे। भाभी ने अपनी समझ से काफ़ी कुछ दिया था, शायद इसीलिए मीरा ने उस सामान को अनदेखा कर दिया था। उसने सारा सामान लाकर सास के सामने रख दिया। अभी लाई हो? उन्होंने पूछा। नहीं, शादी में ही भाभी ने दिया था, खोलने का समय ही नहीं मिला। सास हैरत से उसे देखती रह गई। कैसी लड़की है यह, इसे अपना सामान देखने की भी ललक नहीं है। वे खुद इतनी उत्सुक हो उठी थीं, पर बहू के सामने अपने अधैर्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। पर अंजू ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। उसे तो इस तरह का परहेज बरतने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने सारे बक्से खोल डाले और सामान फर्श पर बिछा दिया। उसके उत्साह का अंत नहीं था। उसने उसी शाम किचन की सारी सजावट बदल डाली। वैसे भी मीरा की सास बहुत सुघड़ थी। उनकी रसोई बड़े करीने से सजी हुई थी। पीतल के, स्टील के, एल्युमिनियम के, प्लास्टिक के जो भी डिब्बे थे, साफ सुथरे और ढंग से लगे हुए थे। अचार के मर्तबान झालरदार कपड़ों से बंधे हुए रहते थे। छोटा मोटा सामान कांच की सुंदर शीशियों में रखा हुआ था। अंजू ने ये सारे संस्कार माँ से विरासत में पाए थे। अपनी 1.5 टांगों पर उचक उचक कर उसने सारा सामान ऐसी खूबसूरती से फिट कर दिया कि किचन की काया ही पलट हो गई। मीरा वहाँ खड़ी होकर उसका हाथ बटा रही थी। अंजू का उत्साह देखकर वह सोच रही थी कि काश इसकी शादी हो जाए तो वह अपनी गृहस्थी कितने शौक से सजाएगी। सब कुछ मन माफिक जमा लेने के बाद अंजू पिता और भाई को दिखाने के लिए बुला लाई। मीरा संकोच से अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर देखा, पलंग पर सारा सामान बड़े व्यवस्थित ढंग से जमा दिया गया था। मतलब उधर बहन लगी हुई थी तो यहाँ भाई भी खाली नहीं बैठे थे। यह उत्साह और उमंग ये लोग लाते कहाँ से हैं? उसे तो लगता है जैसे उसका सब कुछ निचुड़ गया हो। आलोक कमरे में आते ही बोला, वाह, तुमने तो किचन का रूप ही बदल डाला। सब अंजू की करामात है। मम्मी पापा इतना खुश हो रहे थे, जानती हो क्यों? इतने दिनों तक तुमने सामान नहीं खोला तो वे समझ रहे थे तुम्हारा अलग रहने का इरादा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना? कहीं कहीं क्यों, हमारे घर में ही हुआ था। हमारी भाभी तो अपना सामान लाई ही नहीं थी। अलग होने के बाद उनके पिताजी ने सब कुछ नए घर में पहुंचा दिया। मीरा, एक बात कहूँ, कभी कभी कोई ख़ास चीज़ अपने हाथ से बनाकर खिलाया करो, पापा बहुत खुश होंगे। उसे इतना ताव आया, यह आदमी हर बात में पापा की आड़ क्यों लेता है? खुद भी तो कह सकता है। उसने कहा, ख़ास बात तो मुझे कुछ आता ही नहीं। आप कहें तो रोज़ का खाना बना दिया करूँगी। मैं कहूँ तो बनाओगी? तुम्हें अपने से कभी इच्छा नहीं होती? आलोक ठीक कह रहे थे। शादी के बाद से रसोई में उसका दखल नहीं के बराबर था। कभी कभार चाय बना दी या सब्जी काट दी, बस। बाकी दोनों वक्त का खाना अंजू की मदद से मम्मी ही बनाती थी। उन्होंने मुंह खोलकर कभी मीरा से कहा नहीं, न मीरा ने कभी अपनी ओर से पहल की। एक बात साफ साफ कह दूं, आलोक का चौंकना स्वाभाविक था। मीरा की साफ साफ बातों से सब खौफ होने लगा था। फिर भी कहा, बोलो। बात यह है
कि 14 साल की उम्र से, यानी कि छोटी जीजी की शादी के बाद से खाना बना रही हूँ। इसलिए खाना बनाना अब मेरे लिए रूटीन हो गया है, इसमें शौक जैसी कोई बात नहीं रह गई है। रसोई और गृहस्थी इतनी छोटी उम्र में मेरे गले पड़ गई है कि अब इसमें नयापन नहीं लगता, सारा उत्साह ही खत्म हो गया है। आलोक ने एक गहरी सांस भरकर विषय को वहीं समाप्त कर दिया। हाँ, इस वार्तालाप का इतना असर अवश्य हुआ कि शाम का खाना मीरा ने अपने जिम्मे ले लिया। उसके लिए तो यह एक फ़र्ज़ अदायगी भर थी, पर परिवार ने उसे हर तरह से नवाजा। उसकी बनाई मटर पनीर की सब्ज़ी पड़ोस में भेजी गई। पकौड़ी वाली कढ़ी खाने के लिए अंजू अपनी सहेलियों को न्योत आई। हर आने जाने वाले से पापा कहने लगे, पुलाव बनाना तो कोई हमारी बहू से सीखे। उसे लगता है जैसे घर वाले उसकी तारीफ करने पर तुल गए हैं। दीपावली पर उसने घर में अल्पना दी तो देखने के लिए सारी बिल्डिंग को बुला लिया गया। आलोक के सुझाव पर उसने पापा के लिए स्वेटर बुना तो वे पूरे मोहल्ले में नुमाइश कराए। अंजू के जन्मदिन पर आलोक एक महंगा सूट ले आया था, पर नाम उसने मीरा का ही बताया। सारी सखियों में अंजू की भाभी अपनी चॉइस और जेनरस नेचर के लिए मशहूर हो गई। आलोक पत्नी को परिवार में प्रतिष्ठित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ था। परिवार वाले भी उसे अपने में समूह लेने की प्राणपण से चेष्टा कर रहे थे, पर वह जल में कमल पत्र की भांति अलग थलग ही बनी रही। इस तरह टूट कर प्यार करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। स्नेह का उचित आदान प्रदान न हो तो ऊष्मा के स्रोत भी सूखने लगते हैं। मीरा को जितना अपनाने का प्रयास किया गया उतनी ही वह दूर छिटकती गई। अंजू की उम्र तो यह सब जानने समझने की नहीं थी। पापा जी तो पुरुष थे, इतनी महीन दृष्टि पुरुषों के पास होती भी नहीं है। और आलोक की माँ धीरे धीरे गहरी हताशा में डूबने लगी। वे जब तब बेटे का चेहरा पढ़ने का प्रयास करती। उन्हें अपने दुख सुख की परवाह नहीं थी। अपनी जिंदगी तो वे जी चुकी थी, बस बेटा खुश बना रहे। पर क्या वह सचमुच खुश था? दिन इसी तरह निरापद बीत रहे थे, पर एक सुबह वातावरण अचानक खुशनुमा हो उठा। सुबह की चाय के बाद मीरा को जोर की उबकाई आई। बाथरूम से लौटी तो पसीने से तरबतर थी। आलोक तो एकदम घबरा गया, पर मम्मी जी के चेहरे पर अरसे बाद एक मुस्कुराहट तैर गई। बहू की पीठ धीरे धीरे सहलाते हुए उन्होंने 2-4 ज़रूरी सवाल पूछ डाले और तत्काल दोनों की छुट्टी का ऐलान कर डाला। छुट्टी तो आलोक भी लेना चाहता था, पर उसे डांट डपट कर ऑफिस भेज दिया गया। 10 बजे दोनों सास बहू मेडिकल चेकअप के लिए चल पड़ी। शरीर और मन जब निढाल हों तो किसी का भी स्नेहिल स्पर्श और मनुहार भरा स्वर जादू का सा काम कर जाता है। मीरा का मन भी सास के प्रति एकदम तरल हो उठा था, पर सरकारी अस्पताल के गलियारे में बेंच पर बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए उसका मूड फिर उखड़ने लगा था। शादी के बाद उसने भी शिशु जन्म के सपने देखे थे, पर उसकी कल्पना का वर्तमान चित्र से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था। उसे अपने भाग्य पर चिढ़ हो आई। उसका सोचा कुछ भी क्यों नहीं हो पाता, हर बार उसे निराशा ही हाथ क्यों लगती है। आया ने बड़ी देर बाद बेहद बदतमीज लहजे में जब पहले उसका नंबर और बाद में उसका नाम पुकारा, उसे जैसे आग लग गई। उस आग में सुलगती हुई वह भीतर दाखिल हुई। सास बड़े उत्साह से सारा ब्यौरा दे रही थी, पर खुद उसने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी बेरुखी से दिए। डॉक्टर तो फिर सरकारी अस्पताल वाली ही थी। उसने भी सास की मीठी बोली का लिहाज नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि अस्पताल से लौटते हुए वह शरीर और मन दोनों से बुरी तरह आहत थी। अपने शरीर में होने वाले इस अंकुरण के प्रति वह अभी ठीक से पुलकित भी न हो पाई थी कि उसे सारे व्यापार से तृष्णा हो गई। घर लौटकर वह कमरे में पस्त होकर पड़ रही। सोच रही थी कि खाने का बुलावा आएगा तो साफ इनकार कर देगी, पर सास ने उसे बुलाया ही नहीं। कमरे में ही गरम गरम उपमा बनाकर दे गई। यही नहीं, 4 बजे पापा जी को भेजकर उसके लिए ताज़ा खस्ता कचौड़ी भी मंगवा दी।
इस लाड़ प्यार के बावजूद उसका मन रूठा ही रहा। आलोक जब दफ्तर से लौटा तब भी वह आलसाई सी बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसकी जूठी प्लेटें अब तक पलंग के नीचे पड़ी भिनभिना रही थीं। उन्हें अनदेखा कर आलोक ने कहा, मैंने कहा बधाई हो। मीरा ने करवट बदलकर उसकी ओर देखा। मीरा की आंखों को देखकर आलोक की आंखों में झिलमिलाती दीपमाला भी मलिन पड़ गई। किस बात की बधाई? अब यह भी बताना पड़ेगा। इसमें बधाई की क्या बात है? हर घर में शादी के बाद यही सब तो होता है। मेरे घर में तो यह पहली बार हुआ है और मैं तुम्हारी तरह विद्वान नहीं हूँ कि खुश होने वाली बात पर भी मुंह चढ़ाकर बैठ जाऊं। ये विद्वान वाला जुमला चुभने वाला था। मीरा ने तिलमिलाकर कहा, मेरे विद्वान होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे साथ भी तो वही सब हो रहा है जो औरों के साथ होता है। आलोक सिर धुनकर रह गया। इस औरत को वह शायद कभी समझ नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद बुझे से स्वर में उसने कहा, मम्मी कह रही थी कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं। कब चलना है? सुबह जाना होगा। आप परेशान न हो, मैं चली जाऊंगी। और सुबह वह सचमुच अकेले ही निकल जाएगी इसका किसी को इल्म भी न था। आलोक तो उस समय बाथरूम में था। मीरा ने रसोई में झांककर सास को इत्तला भर दी और चल पड़ी। सुबह सवेरे घर से निकलने का एक कारण यह भी था कि वह अपनी एक कलीग के साथ छुट्टी की एप्लीकेशन देना चाहती थी। वहाँ से चली तो सीधे डॉक्टर आभा वर्मा के क्लिनिक के पास आकर रुकी। कॉलेज आते जाते अक्सर यह बोर्ड उसने देखा था, शायद इसीलिए दिमाग में रजिस्टर हो गया था। यहाँ भी वो शायद जल्दी ही आ गई थी। अभी साफ सफाई ही हो रही थी। शुक्र था कि रिसेप्शनिस्ट आ गई थी और उसका नाम सबसे ऊपर लिख लिया गया। वह काफ़ी साहस बटोर कर घर से चली थी और मन ही मन उसने काफ़ी रिहर्सल भी की थी। पर डॉक्टर के सामने बैठते ही वह नर्वस होने लगी। उसने चुपचाप कल वाला पर्चा सामने सरका दिया। डॉक्टर ने पर्चा पढ़ा और प्रश्नार्थक दृष्टि से उसकी ओर देखा। जब वह कुछ नहीं बोली तो पूछा, क्या यहाँ रजिस्टर कराना चाहती हैं? दरअसल बिफोर इट इज़ टू लेट, मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। उसने सारा साहस बटोर कर मन की बात कह ही डाली। डॉक्टर थोड़ी देर उसे घूरती रही, फिर बोली, आप मैरिड हैं ना? क्या मतलब? कानों तक लाल हो आई। बुरा मत मानिए, यह तो अस्पताल है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। वैसे यह शायद आपका पहला बच्चा है। उनकी नज़र पर्चे पर थी। जी, आपकी एज भी शायद? जी, मेरी लेट मैरिज हुई। देखिए, पहली प्रेगनेंसी तो हम वैसे भी रिटेन करने की सलाह देते हैं। आपकी एज में तो यह और भी ज़रूरी है। इतनी लेट एज में कंसीव करना ही एक चैलेंज है। अबॉर्शन तो बहुत बड़ी रिस्क है। पता नहीं दूसरा चांस आपको मिले ना मिले। आप तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसके लिए क्या मेरे हस्बैंड के कंसेंट की ज़रूरत होगी? ये तो बाद की बात है। पहले मैं चाहूँगी आप मेरी बात पर एक बार फिर से गौर कर लें। अभी डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मीरा शिष्टाचार को ताक पर रखकर उठ गई। वह यहाँ भाषण सुनने नहीं आई थी। वो तो बिना किसी शोर शराबे के इस जंजाल से मुक्त होना चाहती थी। उसे मालूम था कि छुटकारे के और भी तरीके हैं, पर वह उनके फेर में नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी छोटी जीजी ने 14 बार गर्भ ठहरने पर पता नहीं कैसा घरेलू उपचार किया था कि मरते मरते बची थी। उसकी सहेली रत्ना शादी के तुरंत बाद गर्भवती हो गई थी। सास के डर से उसने पता नहीं कैसी कैसी गोलियां खा ली। गर्भपात तो खैर हुआ नहीं। 9वें महीने बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा जैसे किसी ने हड्डियों पर झुलसी हुई खाल मढ़ दी हो। मुश्किल से 8 महीने जिंदा रहा वो बच्चा, पर माँ की उम्र में 8 साल का इजाफा कर गया। इसीलिए मीरा इन अघोरी उपायों से बचना चाह रही थी, पर डॉक्टर के रवैये ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी गाड़ी लेकर वह सड़क पर तो आ गई, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर लौट जाए या कॉलेज चली जाए या किसी केमिस्ट की दुकान से कोई अचूक दवाई ले आए। वह अभी पसो पेश में ही थी कि एक परिचित स्कूटर सामने आकर रुका। हाँ, वह बुरी तरह चौंकी।
जी हाँ, आपका अदना सेवक। सुबह सवेरे कहाँ चली गई थी? 2-3 पैथोलॉजिकल लैब्स के चक्कर लगा आया हूँ। अब सीधे तुम्हारे कॉलेज जा रहा था कि नज़र आ गई। लेकिन इस तरह पीछा करने की क्या ज़रूरत थी? या जाकर अपनी महिमामयी सास से पूछना, उन्होंने तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया और दौड़ा दिया। बोली। संकोच के मारे उसने कहा नहीं होगा, ज़रूर कोई तकलीफ़ होगी। अब तुम्हें डॉक्टर के यहाँ से निकलते देखा तो सोचता हूँ मम्मी वाज राइट। क्या प्रॉब्लम थी? क्लिनिक के सामने इस तरह खड़े होकर बात करना मीरा को अजीब लग रहा था। आने जाने वाले उसे घूर रहे थे। आलोक उसकी परेशानी समझ गया। बोला, घर से कुछ खाकर नहीं चली थी ना, मैं भी वैसे ही निकल पड़ा था। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। काफ़ी दूर जाकर उन्होंने एक रेस्तरां चुना जहां कॉलेज की छात्राओं के आने की संभावना कम थी। कोने की एक मेज़ चुनकर आलोक ने मसाला डोसा और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, हाँ अब बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर क्या कहेगी, जो कुछ कहना था मुझे ही कहना था। मतलब? मैं अबॉर्शन करवाने गई थी। क्या? आलोक तो एकदम सख्ते में आ गया। सरकारी अस्पताल में बच्चा जनने से तो अच्छा है बच्चा पैदा ही न किया जाए। क्या सिर्फ यही कारण है? मीरा कुछ नहीं बोली। अपने मन को वह खुद भी तो ठीक से जान नहीं पाई है, आलोक को क्या बताएगी? देखो सरकारी अस्पताल का तो ऐसा है। बड़ी देर बाद आलोक ने बुझे बुझे से स्वर में कहा, मम्मी के अपने बच्चे भी वहीं पैदा हुए हैं। मंजू को भी वहीं दिखाया था, इसलिए तुम्हें भी वहाँ ले गई। पर ज़रूरी तो नहीं कि डिलीवरी भी वहीं हो। मसलन जिस अस्पताल में तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो वहाँ डिलीवरी भी तो हो सकती है। डिलीवरी सारी समस्याओं का अंत तो नहीं है, हालांकि वह तो शुरुआत है। क्या हम एक नई जिम्मेदारी देने के लायक हैं? तुम तो हो, मेरी बात जाने दो। मैं भी इस समय जिम्मेदारियां बढ़ाने की मनस्थिति में नहीं हूँ। आलोक थोड़ी देर तक निर्निमेष उसे देखता रहा, फिर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके कभी अकेले मत चली जाना। हाँ एक बात और, मम्मी से अभी इस विषय में बात मत करना प्लीज़, मैं बाद में उन्हें समझा दूंगा। उस दिन इस विषय पर फिर दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी, पर अगली सुबह आलोक उससे भी पहले तैयार हो गया। मीरा से भी कुछ पूछे बिना उसने घर में ऐलान कर दिया, मम्मी आज हम लोग ज़रा जल्दी निकल जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ होते हुए जाना है। इस घोषणा के बाद तो पूरा घर जैसे हरकत में आ गया। पापा जी ने अपना नहाना मुलतवी करके मीरा के लिए बाथरूम खाली कर दिया। अपना पूजा पाठ अधूरा छोड़कर मम्मी पराठे उतारने लगी थी। जब तक मीरा नहा धोकर तैयार हुई, अंजू कमरे में 2 प्लेटें लगाकर दे गई थी। तुम्हारा इस समय कुछ खाना शायद ठीक ना होगा। अंजू, भाभी के लिए 1 गिलास दूध ले आओ। कल रात से आलोक ने सारी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। मीरा के लिए सोचने समझने का, कहने सुनने का काम भी वही कर रहा था। उसी की बदौलत वह सास की नज़रों में तैरते प्रश्नों से किनारा कर सकी। चलते समय उसने जैसे ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, आलोक ने टोक दिया, इस समय मेरे साथ चली चलो, लौटते समय न होगा तो टैक्सी कर लेंगे। इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? लौटते समय तुम क्या ड्राइव करने की स्थिति में रहोगी? वह बुरी तरह झेप गई। आलोक ठीक ही तो कह रहे थे, लौटते समय पता नहीं क्या दशा हो। उसके लिए तो यह पहला अनुभव था। कैसा लगता होगा अपने शरीर के एक अंश को कहीं होम कर आना। काश वह मम्मी जी से इस बारे में कुछ कह सुन पाती, थोड़ा हौसला तो मिलता। पर मम्मी जी की प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होती। एक मधुर संभावना की आशा में वे उसके आगे पीछे डोल रही हैं। सच जान लेगी तो उनका रुख दूसरा ही होगा। तभी तो आलोक ने कहा था, प्लीज़ मम्मी से अभी कुछ मत कहना, मैं बाद में उन्हें समझा दूंगा। आलोक के पीछे स्कूटर पर बैठकर जाते हुए वह बेहद नर्वस हो रही थी, जैसे दुनिया में एकदम अकेली हो गई है। ऐसा कोई नहीं है जो उसे हौसला दे सके, सांत्वना दे सके। अम्मा से तो इस तरह का संबंध कभी रहा नहीं। एक यह पति था, पर कल की घोषणा के बाद तो वह भी अपना नहीं रहा। उसने आलोक की ओर देखा।
कितने मनोयोग से स्कूटर चला रहा था। कल रेस्तरां में जब उसने वह बेतुकी बात कह दी थी तो यह शख्स कितना टूट गया था, कैसे बिखर गया था। आज उसके माथे पर शिकन तक नहीं है। उसने एक बार भी तो नहीं कहा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर ले, बल्कि खुद आगे बढ़कर सब कुछ करवाने पर तुला है। ठीक तो है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके पास अपना भरा पूरा परिवार है, लाड़ करने वाली माँ है, प्यार उड़ेलने वाली बहनें हैं, सहारा देने वाले पिता हैं। अकेली तो मीरा है। इस घटना के बाद शायद और भी अकेली पड़ जाएगी वह। इस आदमी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। उस क्षण उसे अपने पति से ही ईर्ष्या हो आई। वही माँ! एकाएक इतनी जोर का धचका लगा कि वो उछलकर गिरने को हुई। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल पाई। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आलोक भी स्कूटर से उतर आया था। पता नहीं किस धुन में था कि इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर भी उसे नज़र नहीं आया। कमबख्त ठीक से मार्किंग भी तो नहीं करते हैं। स्पीड ब्रेकर सचमुच काफ़ी बड़ा था। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? आलोक बार बार पूछ रहा था। उसकी व्यग्रता पर उसे हंसी आ रही थी। बोली, आपके सामने वन पीस में खड़ी तो हूँ। नहीं, मेरा मतलब था। संकोच के मारे वह बात पूरी न कर सका। अगर वैसी भी कोई बात हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग उसी काम के लिए तो जा रहे हैं। वह बात अलग है, जो कुछ भी हो ढंग से हो। अब चलें या ऐसा ही करते हैं कि एक ऑटो ले लेते हैं? ना बाबा, स्कूटर ही ठीक है। ऑटो वाले तो मरे ऐसा चलाते हैं कि अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। स्कूटर पर पुनः यात्रा प्रारंभ हुई, पर इस बार आलोक अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। एक एक पत्थर बचाकर गाड़ी निकाल रहा था। मीरा को पति पर एकाएक ममता हो आई। उसे आज तक किसी ने ऐसे नहीं सहेजा था। गाड़ी जैसे ही डॉक्टर आभा वर्मा के क्लिनिक के पास रुकी, मीरा ने टोक दिया, नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? ऐसे ही। यह डॉक्टर कुछ जमी नहीं। शहर में और भी तो डॉक्टर हैं, ढेरों हैं। हर फरलांग पर एक नर्सिंग होम है। आलोक ने ठीक ही कहा था। फरलांग भर की दूरी पर ही एक और बोर्ड नज़र आ गया। 15 मिनट की प्रतीक्षा के बाद वे डॉक्टर के सामने थे। कहिए। वो क्या है, अभी आते आते एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। डर गए हैं कि कहीं कुछ। कितने दिन हो गए? यही कोई 7 वीक्स। वैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए देख लेते हैं। जैसे ही वे दोनों भीतर जाने के लिए उठी, आलोक ने टोक दिया, मैडम ये नर्वस हो रही हैं, इसलिए सच बोलने में हिचक रही हैं। दरअसल हम लोग यहाँ प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने आए हैं। डॉक्टर ने चकित होकर एक बार मीरा की ओर देखा, फिर आलोक से पूछा, आपके पहले कितने बच्चे हैं? दिस इज़ द फर्स्ट वन। फिर? हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, यही समझ लीजिए कि अभी तक हम ठीक से सेटल नहीं हुआ हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हैं। क्या आपकी वाइफ भी यही सोचती हैं? मीरा बुद्ध बनी खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए मिस्टर, मर्द के लिए बच्चा पैदा करना एक शगल हो सकता है, पर औरत के लिए इट इज़ मच मोर देन दैट। इट इज़ नॉट ओनली फिजिकली अटैचमेंट, इट इज़ एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। औरत के लिए बच्चा क्या होता है आप मर्द लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, खासकर इस उम्र में पहले बच्चे को खोने का दर्द तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं चाहती हूँ आप इस बात पर अपनी वाइफ के नज़रिए से गौर फरमाएं। मैडम, हम लोग घर से खूब सोच समझकर ही निकले थे। आप तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे कहाँ कहाँ दस्तखत करने होंगे, और यह भी कि अंदाज़न कितना खर्च आएगा, ताकि मैं बैंक जाकर इंतज़ाम कर सकूं। यह सब तो बाद की बातें हैं। पहले मैं चाहूँगी आप लोग घर जाकर खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लें। 4-5 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप जैसा चाहें। मैं तो यहाँ क्लिनिक खोल कर बैठी ही हूँ, पर हर चीज़ का एक इंसानी पहलू होता है। यू मस्ट ऑनर द सेंटिमेंट्स ऑफ योर पार्टनर। दोनों दंदनाते हुए बाहर निकल आए। सड़क पर आते ही आलोक गुर्राकर बोला, ये क्या पागलपन है? तुमने तो डॉक्टर की नज़र में मुझे ही विलन बना दिया।
पता नहीं क्यों यह बच्चा मुझे बहुत अपना सा लगने लगा है और मुझे इस बच्चे से बेइंतहा नफ़रत हो गई है। नफ़रत? क्यों? क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी नहीं है। प्यार तो हमारे बीच कभी रहा नहीं। तुम सिर्फ मजबूरी निभाती रहीं और उसे तुम्हारा मैं एहसान मानकर झेलता रहा। इस रिश्ते को कोई भी नाम दिया जा सकता है सिवाय प्यार के। मीरा हतबुद्धि सी पति को देखती रही। मैं समझ गया था कि सरकारी अस्पताल का तो बहाना था। उस बहाने तुम स्थितियों का मखौल उड़ा रही थीं। आक्रोश जताने का तुम्हारा यह अपना ढंग था। जिस समय तुमने अबॉर्शन की बात सोची होगी, तुम्हारी नफ़रत शायद अपने चरम पर होगी। मीरा ने सिर झुका लिया। मीरा, हम लोग अमीर नहीं हैं, कभी भी नहीं थे, पर धन के अभाव को हमने प्यार से पूरा किया है। मेरी माँ ने यह घरौंदा स्नेह के धागों से बुना है। उसमें तुम्हें भी अपने में समो लेना चाहा। तुम्हारी संतान को अपनी ममता के अंक में भर लेगी, पर मैं अपनी माँ के साथ छल नहीं करना चाहता। किसी की नफ़रत का अंश गोद में लेकर वह ममता के ऊब डूब होती रहें, यह मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी बात समाप्त करके आलोक ने घड़ी देखी। 11 बज चुके हैं। क्या इरादा है? घर जाओगी या कॉलेज? स्कूटर से छोड़ दूं या ऑटो से चली जाओगी? उसका स्वर इतना निरपेक्ष था कि मीरा सिहर उठी। और आप? मैं तो सीधे दफ्तर जाऊंगा। एक दिन की छुट्टी ज़ाया करने की क्या तुक है? मीरा का मन अभिमान से भर उठा। उसका अंतर 100 झंझावातों से जूझ रहा था और इस आदमी को अपनी छुट्टी की पड़ी है। तो ठीक है, यही सही। आप दफ्तर जा रहे हैं ना? हाँ, कोई काम था? काम क्या होगा, बस यही कि जाने से पहले ज़रूरी कागज़ों पर दस्तखत करते जाइए। मेरी छुट्टी का तो आज तीसरा दिन चल रहा है। और साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस कर वह नर्सिंग होम के कॉरिडोर में अंतर ध्यान हो गई। तो यह थी मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी रेत महल। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।